वुमेन हेल्थ को अगर आपको बहुत सरलता से एक लेमैन को समझाना है फ्रॉम हार्मोन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हॉर्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके ब्रेन से एक ऑर्डर लेकर आते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में जाके अपना काम करते हैं। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल मिथ ही है। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से हमारा पेन कम होता है। अगर पीसीओएस है तो चांस है कि मदरहुड में या फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी। ये सच नहीं है। बहुत सारी लड़कियों को लगता है मुझे पीसीओडी है इसलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी और वो कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज करते हैं ये सोचकर कि मुझे तो पीसीओडी है डॉक्टर, तो मुझे लगा प्रेगनेंसी नहीं होगा एंड नाउ आई हैव एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। पीसीओडी इज नॉट इक्वल टू इनफर्टिलिटी। एक सिम्टम जिसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हेवी पीरियड्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स फ्यूचर में इनफर्टिलिटी कर देती हैं। सबसे बड़ा मिथ। प्लीज डू गो अहेड विद द बर्थ कंट्रोल पिल्स, डोंट लैंड अप इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। अबॉर्शंस ज्यादा हार्मफुल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। 1. टेक हेल्प। नेवर एवर थिंक कि नहीं मैं मदर इन लॉ को नहीं बोल सकती या हस्बैंड को नहीं बोल सकती। स्पीक अप। सेकेंड, नेवर गोइंग फॉर परफेक्शन। और जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, आप अपने बच्चे का मदरहुड भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, यू बेटर गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। मेनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम्स लोगों को धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं? इनिशियली आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। पहले अगर 5 दिन आता था तो धीरे धीरे कर करके वो कम हो जाएगा। बहुत गर्मी लगना, अचानक से बहुत पसीना छूटना, वेस्ट और हिप्स पे मेनली वेट गेन होना। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 वुमेन फेस पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान। सिमिलरली 10 में से 8 वुमेन को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। चाहे वो पढ़ाई कर रही हैं, काम कर रही हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही हैं, वो उनके काम में दखल करता है। इतने दर्द होने के बावजूद हर महीने जो वुमेन है वो कभी डॉक्टर से बात नहीं करती। कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स, इवन अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती, बट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगी रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक मेल हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं या फादर इन लॉ है कि ये एपिसोड आपके लिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए भी आपकी वाइफ का, आपकी बेटी का, आपकी बहू का या आपकी मदर की जो वेलनेस है, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल वेलबींग, या उनका पूरे टाइम अच्छे से काम करना या मन में अच्छा महसूस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक वुमेन के लिए इंडिया में है। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रुचि गुप्ता। शी हैज़ मोर देन 20 years of experience. She is a senior consultant at Cloud9, Sector 47, Gurgaon. Dr. Ruchi, welcome to the show. Thank you so much, Dr. Rajiv, for having me on your podcast. I am very much blessed to be here. Me and a lot of my known people are regular followers of your podcast. We love because बहुत सरल भाषा में किस तरह से किस चीज़ को समझाया जाए, ये मैंने आपकी पॉडकास्ट में देखा है। और जो आज आपने टॉपिक उठाया है बहुत ही मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। वेलकम। हम, जैसे आपने बोला, हम कोशिश करते हैं कि अपने ऑडियंस को बहुत आसान सरलता से समझाएं। थोड़ी थोड़ी जो मेडिकल बातें हैं जो कि उनको लाइफ में उनको भी हेल्प करें और वो अपनी ज़िंदगी एक हेल्दी तरीके से जी सकें। जी ज़रूर। तो इस टॉपिक पे आई थिंक पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे आपके पेशेंट्स जो आपके पास आ रहे होंगे रिसेंटली या इवन सोशल मीडिया पे, आप कई बार देख रहे होंगे कि जो भी विमेन रिलेटेड इशू होता है उसको खाली एक हार्मोनल प्रॉब्लम पे डाल दिया जाता है, जिसको इवन प्रॉब्लम वर्ड यूज़ करने लग गए हैं लोग कि ये तो हार्मोन का इशू है, इशू इज़ अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए कि जो मंथली पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, विमेन हेल्थ में उसका क्या रोल है, प्लस आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर राजीव, देखिए, फीमेल्स में हॉर्मोन्स डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंसर्न हो तो हम उसको एक ब्लैंकेट एक उसमें डाल दें कि नहीं ये तो हार्मोन के ही कारण है। बहुत सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, कोई मेडिकल इशू हो सकता है जैसे थायराइड, बहुत सारी और मेडिकल इलनेस, कोई डिजीज़ेज़ हैं, मेंटल इलनेस हो सकता है, फिजिकल इलनेस हो सकता है। सो आप एक ब्लैंकेट करके उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये हॉर्मोन्स है। आपने बहुत बारी देखा होगा ऑफिस में कोई कलीग
डील कर रही है कोई डिप्रेशन या किसी इशू से, और ऑफिस कलीग्स बोल देते हैं अरे यार इसका पीएमएस होगा, पीरियड से पहले इसको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। यू कैन नॉट लेबल एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन हॉर्मोन्स, और जस्ट पीएमएस या अच्छा इसका तो पेरीमेनोपॉज होगा। लेडी अगर उस एज ग्रुप में है तो उसको बोल दिया जाता है मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स हैं। लेडी अगर यंग एज ग्रुप में है तो बोल दिया जाता है अरे पीरियड्स आने वाले होंगे, पीएमएस है। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट, मे बी अ पार्ट ऑफ इट बट नॉट एवरीथिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हॉर्मोन्स। आप किसी भी चीज़ को ये ना कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स है, ये कहना गलत है। और आजकल जैसे हमने देखने लगे हैं रिसेंटली वुमेन हेल्थ में थायराइड, पीसीओएस, नाउ पीमोस एंड बहुत सारे और एंडोक्राइनल जो जी जी। इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या डायग्नोसिस बढ़ गई है, क्या अवेयरनेस बढ़ गई है, या फिर क्या कोई वाकई बदलाव हुआ है हमारे लाइफस्टाइल में, वुमेन हेल्थ में, जिसमें कि इश्यूज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? दोनों ही चीज़ें हैं डॉक्टर राजीव। आजकल के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया, इंटरनेट अवेलेबल है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आजकल लोग वेट नहीं करते हैं कि मुझे कुछ हो तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। बहुत बारी वो पढ़ के इंटरनेट पे जाके उनको लगता है कि हाँ कुछ इशू है। जैसे पीसीओडी एक टाइम था जब लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता था। आजकल किसी लड़की को है या नहीं है, बट मोस्टली उसने अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में नाम ज़रूर सुन रखा होगा कि ऐसा ऐसा कोई इशू होता है। सो वन इज़ अवेयरनेस, सर्टनली अवेयरनेस बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि इंसिडेंस, इन सब चीज़ों का इंसिडेंस भी बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज है ना। अभी हमारा स्ट्रेस लेवल्स आर कम्प्लीटली एट अ डिफरेंट लेवल। लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बैठे रहते हैं, काम इतना नहीं करते, एक्सरसाइज कम है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, देर रात तक जागना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ऑन आवर स्क्रीन्स, है ना, ज़्यादातर या तो फ़ोन्स या टीवी एंड ऑल दैट स्टफ। सो एक्सरसाइज अगर हम स्कूल किड्स में भी देखें, लड़कियों में स्पेशली, तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइजेस बहुत कम है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों ही चीज़ें हैं, अवेयरनेस भी और ज़्यादा इंसिडेंट्स भी। और जैसे हम बहुत सारी जो मेडिकल इलनेसेस होती हैं या फिर नेचुरल स्टेट ऑफ जो वुमेन्स बॉडी होती है उसको हम हार्मोन्स पे ब्लेम कर देते हैं, बोलते हैं हार्मोनल इशू है। तो उस पॉइंट के साथ आई थिंक लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। बिल्कुल। और मेरा पहला सवाल है कि वुमेन हेल्थ को अगर आपको बहुत सरलता से एक लेमैन को समझाना है फ्रॉम हार्मोन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कैसे समझाएंगे? बहुत एक सिंपल वे में कहें तो आप समझिए कि घर में या कहीं पे भी, ऑफिस में, हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी, कोई एक मशीन भी कैसे काम करती है, उसी तरह से फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स जो है आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। और हॉर्मोन्स ये हमारे सिर्फ ओवरीज या यूट्रस को ही नहीं, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे कार्डियक हेल्थ यानी हार्ट, बोन्स, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है। आपके मेंटल हेल्थ, इवन मूड स्विंग्स, सो सारे ही बॉडी सिस्टम्स को हमारे हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं, जो कि ब्रेन से आपके एक ऑर्डर लेते हैं, एंड फाइनली दे रेगुलेट ऑल योर बॉडी सिस्टम्स। सो हॉर्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके ब्रेन से एक ऑर्डर लेकर आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में जाके अपना काम करते हैं। मतलब आपका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हार्मोन्स को खाली पीरियड्स से एसोसिएट करना वुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक छोटी अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, हॉर्मोन्स सिर्फ और सिर्फ आपके पीरियड्स के लिए नहीं है। हॉर्मोन्स आपकी कॉस्मेसिस यानी आपकी ब्यूटी, यानी कि स्किन, हेयर, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बोन्स हेल्थ, आपके हर सिस्टम के लिए, इनफैक्ट मेटाबॉलिक ऑल्सो, जो आपका डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो वी कैन से कि हॉर्मोन्स लेडी बॉस है, एक लेडी के अंदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेज एंड बेसिकली ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, आप ये कह सकते हैं। नॉट ओनली द जेनाइटल्स और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बाकी हर सिस्टम को बॉडी के यही रेगुलेट करता है। जितना हम कोशिश करके सोचते हैं कि बॉडी सिंपल है क्योंकि हमारा तो हाथ पैर चल रहे हैं, दिन सुबह उठ रहा है, शाम तक जो भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी नॉट जस्ट बोथ ह्यूमन बींग्स बॉडी बट वुमेन्स बॉडी इज़ a lot more complex than what it looks on the surface. डॉक्टर राजीव, आई विल टेक कंटेम्प्ट हियर। हाँ, आपने कहा फीमेल बॉडी कॉम्प्लेक्स है, आप कहते हैं फीमेल बॉडी सुंदर है और कॉम्प्लेक्स है तो भी चल जाता। खैर, हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड। ह्यूमन बॉडी भी अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ हायर ऑर्गेनिज्म। सो सारे बॉडी के सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है।
फीमेल्स माइंड और बॉडी दोनों ही तरीके से सुंदर होने के साथ साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपेयर टू अ मेल, एक आदमी की अपेक्षा एक औरत में अगर आप देखें उम्र के हर पड़ाव पे चेंजेस कहीं ज़्यादा हैं। जब आप एक टीनेज फेज़ में आते हो, प्यूबर्टी एक आदमी और एक औरत दोनों में आती है ना, एक लड़का एक लड़की, लेकिन लड़की के अंदर जो चेंजेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। पीरियड्स का स्टार्ट होना, बॉडी चेंजेस होना, फिर एक स्टेज आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को दूध पिलाती है, फिर एक स्टेज आती है जब मेनोपॉज होता है, हार्मोन्स जाने लगते हैं। तो हर एज पर एक फीमेल बॉडी में चेंजेस कहीं ज़्यादा हैं, फिजिकल, मेंटल एंड एट अ बायोलॉजिकल लेवल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शायद कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, बट एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट कॉम्प्लेक्स मल्टीपल बॉडी सिस्टम, राइट? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मेडिकली जो फीमेल बॉडी है उसको भी, क्योंकि डिजीज़ होती हैं, वायरसेस अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया होता है, बीमारियाँ भी होती हैं जैसे नॉर्मली सब लोगों को होती हैं, लेकिन बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ इंटरप्ले दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ वुमन, तो उसको हमारे को थोड़ा सा होलिस्टिकली देखना चाहिए, राइट? बिल्कुल देखना चाहिए किस एज पर है, किस चीज़ से वो जा रहे हैं, सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी देखना पड़ेगा। एंड हमें उसको एक तरह से ये बिल्कुल नहीं कर देना चाहिए कि नहीं हार्मोनल ही हो रहा होगा। गो टू अ डॉक्टर, गो एंड मीट अ डॉक्टर। ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मोनल हो सकता है कोई और इश्यू हो, कोई फिज़िकल एलिमेंट हो, कोई मेंटल डिजीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। सो हॉर्मोन्स को हम तब लेबल करते हैं आफ्टर गेटिंग आवरसेल्व्स इन्वेस्टिगेटेड। एक टेस्ट कराएं, एक डॉक्टर के पास जाएं, एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें और तब इस कंक्लूजन पर आना बेहतर होगा। स्पेशली जैसे आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है और ऑलमोस्ट सारी जो वुमेन रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड रील्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि अगर एक्ने है या अगर पीसीओएस या अब नाउ पीमोस या अगर कोई भी और इशू है, बाल झड़ रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हर चीज़ हार्मोन्स पर ब्लेम कर दी जाती है। थोड़ी थोड़ी सच्चाई है डॉक्टर राजीव। कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस डेफिनेटली एक्ने या हेयर फॉल कर सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल आपके न्यूट्रिशन का, विटामिन डेफिशिएंसी का, थायराइड का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं या एग्जामिन करते हैं। हम पेशेंट को देखते, कभी भी कोई डॉक्टर आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगर आपको एक्ने हो रहा है तो हार्मोन्स है। दैट इज़ ओनली थ्रू द सोशल मीडिया एंड आप जो एक आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हो और आप सोच के चलते हो या मान के चलते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी जो एक प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर है, वो हमेशा आपको हर तरीके से जांचेगा कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है, क्या और इसमें लाइफस्टाइल का, जैसे आपने इनिशियली अभी बात स्टार्ट की थी, या पूरी नींद ना करना या ज़्यादा स्क्रीन टाइम निकालना या खाना अच्छे से नहीं खाना, एक्सरसाइज कम करना, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। लाइफस्टाइल मेजर हमारा सेंटर है एक्चुअली। अगर आप देखें, कोई आप नॉट जस्ट फीमेल हेल्थ, आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, जो हमारे मेजर मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सब चीज़ों में डॉक्टर आपको, कोई भी डॉक्टर, इनफैक्ट डॉक्टर्स को बोला इस तरह से जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो कहेंगे ही हेल्दी खाना है, ड्रिंक नहीं करो, स्मोक नहीं करो। बट फैक्ट ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल उनका है, बिकॉज अगर आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना प्रोसेस नहीं खाते हैं, प्रॉपर अच्छा एक फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, तो आपको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की क्यों ज़रूरत होगी अगर हम एक न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं। सो आप देखेंगे बहुत हद तक हमारी दवाइयाँ और हमारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लगती हैं अगर हमारा लाइफस्टाइल एक बेटर हो तो। दैट्स हाउ। ठीक है। स्पेशली फ्रॉम अ वुमेन्स हेल्थ पर्सपेक्टिव, कौन से ऐसे थोड़े से अगर हम हाई लेवल पर्सपेक्टिव से सोचें, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं नॉर्मल लाइफ में जबकि वुमेन को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसको क्या बॉडी में बदलाव दिखे या फिर जो भी कोई सिम्टम्स आए, जैसे हम बोलते हैं मेडिसिन में, कब ऐसा लगे कि अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? ओके, सो डॉक्टर राजीव, देर आर टू थिंग्स। एक होता है प्रिवेंटिव, जैसे कि आजकल हम में से मैक्सिमम लोग अपना एक ईयरली ब्लड चेक कराने लग गए हैं। एक टाइम पर ऐसा नहीं होता था। आज के टाइम में हम अपना ईयरली एक ब्लड टेस्ट खुद ही करा लेते हैं कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। उसी तरह से हर लड़की को 21 ईयर्स की एज के बाद साल में एक बारी गायनी के पास जाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर अ प्रिवेंटिव चेक, है ना, एक जनरल चेक के लिए कि कहीं सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इशू है तो ही जाना चाहिए। कमिंग टू द
सेकंड पार्ट कि कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपने घर में नहीं बैठना है। वन, आपके पीरियड्स बहुत हैवी हैं या ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, पेन इतना ज़्यादा है कि इट इज़ अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आपको छुट्टी लेनी पड़ती है या आपके सिंपल टैबलेट से काम नहीं चल रहा है पेन किलर का, आपको वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। वजाइनल इन्फेक्शन, आपको कोई भी डिस्चार्ज है जो अब नॉर्मल है, आप जाएं। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि प्रेगनेंसी हो नहीं रही, इवन इफ़ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। आपके पीरियड्स के अलावा आपको पीसीओडी है, आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, पिंपल्स, आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, आपको हेयर ग्रोथ है थोड़ी मेल पैटर्न में, जैसे कि चिन पर और चेस्ट पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। सो इन सब सिचुएशंस में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हुए बहुत दर्द होता है या लोअर टमी में बहुत पेन रहता है। ये सब वो सिचुएशंस हैं जब आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन इज़ पेरीमेनोपॉज दैट आई एम गेटिंग टू सी अ लॉट इन गुड़गांव। यहाँ पे मैं देख रही हूँ द लेडीज़ हु आर इन 40s, वो हर चीज़ को एट्रीब्यूट कर देती हैं, डॉक्टर मैं 2 ईयर से घर पे इसलिए थी, मुझे लगा मेनोपॉज हो रहा होगा। सो आप हर सिम्टम को मेनोपॉज मत मान के चलिए। अगर आप 40s में हैं, आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर पीरियड्स और एनी अदर प्रॉब्लम, आप प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उसको एक मान के ना चलें कि जस्ट बिकॉज मैंने 40 और एज टच कर लिया है तो ये मेनोपॉज ही है, ज़रूरी नहीं है। नो, थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। और इस हमारे सेक्शन का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो ये है कि हार्मोन्स हर चीज़ के दुश्मन नहीं है। हार्मोन्स एक्चुअली बॉडी को बैलेंस बना के रख रहे हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज़रा सा भी कोई सिम्टम लगे या नॉर्मल से बदलाव लगे बॉडी में, फिजिकली मेंटली, तो सी अ डॉक्टर। यस, ठीक फॉर है। श्योर। अगले हमारे सेक्शन के लिए लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड पीरियड्स अ लिटिल मोर एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जनरली सोसाइटी के लिए, बिकॉज आई थिंक जो पीरियड्स के वक्त डिस्कम्फर्ट एक वुमन को होता है या पेन होता है, वो बहुत सारी बार सोसाइटी एंड पार्टनर्स, फ्रेंड्स, वो कई बार, और सबका अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, और बहुत सारे बार लोग उसको ये बोल के उसका वैल्यू कम कर देते हैं या दर्द को सोचते हैं कि कम हो जाएगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, कम हो ही जाएगा, ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। सो आई थिंक इस वाले बात को एड्रेस करते हुए मैं सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजी चाहूँगा कि आप समझाएं हमारे ऑडियंस को कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो पेन होता है वो क्यों होता है, और उसके लिए अगर थोड़ा सा आप पीरियड्स के बारे में भी बता देंगे मेडिकली, दैट विल बी रियली नाइस। ओके, सो डॉक्टर राजीव, बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी क्या है कि नॉर्मल क्या है ना। जब हमें ये पता होगा कि नॉर्मल क्या है तो हमें ये पता होगा कि अब नॉर्मल क्या है और डॉक्टर के पास जाना है। सो नॉर्मल है कि पीरियड्स आपके 2 दिन से 7 दिन तक चल सकते हैं। पीरियड्स आपके 25 दिन से 35 दिन तक के इंटरवल पर आने चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा जल्दी आने चाहिए, ना उससे ज़्यादा डिलेड होने चाहिए। सो 25 से 35 दिन के बीच में आपका हर महीना पीरियड आए, आपका 2 से 7 दिन पीरियड चले। फ्लो इतना ज़्यादा कभी भी ना हो कि हर 1-2 घंटे पे पैड बदलना पड़े या ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों। पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है ना। 2 लोगों को सेम चोट भी लग जाए तो कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, कोई नहीं चिल्लाता, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस इंसान को दर्द हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्पैक्ट हो रही है। सो पेन अगर माइल्ड है, आप सिर्फ दवाई से या नॉर्मली आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, इट्स फाइन। नहीं तो हमें एक बारी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक अब नॉर्मल पेन होता है, क्योंकि कुछ मेडिकल डायग्नोसिस हैं, जैसे हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसमें एक अब नॉर्मल पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सिंपल पेन किलर खा के या विदाउट पेन किलर, इफ़ यू आर मैनेजिंग वेल, आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है, आपका कोई रूटीन वर्क नहीं रुकता है, देन इट इज़ नॉर्मल। अदरवाइज यू नीड टू गो एंड टेक अ गायनी कंसल्ट। और अगर पीरियड्स अचानक इरेगुलर हो जाएं तो उनके क्या मेजर इश्यूज हो सकते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, डॉक्टर राजीव, किसी के भी पीरियड कभी 1 महीना डिलेड आ गया या जल्दी आ गया, इट्स फाइन इफ़ इट इज़ अ स्पोराडिक थिंग। स्पोराडिक मतलब कभी एक बारी हो गया साल में, इट्स ओके, क्योंकि हमारे पीरियड्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हैं।
और हार्मोन्स बहुत चीज़ों से अफ़ेक्ट होते हैं। ये बहुत स्ट्रेस हो जाना, किसी महीने बहुत ट्रैवलिंग होना या बहुत एक्टिविटी कर लेना और किसी महीने बहुत सेडेंटरी मतलब आप बैठे हुए हो, कुछ वॉक, कुछ एक्सरसाइज़ कुछ नहीं कर रहे हो। ट्रैवलिंग कर लेना या बहुत वेदर चेंज होना, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे जो हार्मोन्स हैं ना बहुत ही टची हैं शायद, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं और शायद कभी-कभार हेवायर हो जाते हैं। लेकिन अगर रेगुलरली यानी कि अगर बराबर से कई महीने आपको लगता है कि नहीं हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर चल रहे हैं, नहीं मेरा नेचुरल साइकिल है, देन गो एंड मीट योर डॉक्टर। और आपने बताया कि ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है पैड बदलने की देन इट्स हैवी फ्लो, उसका कुछ डेफिनेशन है या कितने टाइम तक? डेफिनेशन नहीं होता है अच्छा, डॉक्टर राजीव, इट्स जस्ट दैट कि हर लड़की को पता है ठीक ना। लेट्स से कि आप एक अच्छा वाला पैड यूज़ कर रहे हो, एक हेवी पैड, एंड एवरी आवर और 2 आवर यू आर चेंजिंग, दैट इज़ द पैड इज़ कम्प्लीटली सोक्ड। एक होता है कि कोई भी लड़की पैड सोक नहीं है लेकिन हम दिन में 2-3 बारी हाइजीन पर्पज से चेंज कर रहे हैं, और एक होता है कि हमारा पैड सोक हो गया है या ब्लड क्लॉट्स बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं या हीमोग्लोबिन डाउन जाने लगा है, यानी कि आप एनीमिया आपको हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आपका फेस पेल होता जा रहा है, यानी कि आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, वो हम कहेंगे कि इट इज़ हेवी ब्लीडिंग। ठीक है। कोई और एसोसिएटेड कंडीशंस जैसे पीमॉस नाउ पीसीओएस बिफोर, या और कोई जिनकी वजह से भी इरेगुलरिटी होती है पीरियड्स में? यस, हम जो इरेगुलर पीरियड्स की बात करते हैं, जब हमने कहा कि अब नेचुरल ये स्ट्रेस और ये सब से हो सकता है, अगर हम इनको हटा दें, अगर हम बीमारियों की या पैथोलॉजिकल रीजंस की बात करें, उसमें थायराइड एक बड़ा कल्प्रिट है। सेकंड मेजर कल्प्रिट जिसके बारे में आज हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमओएस। बेसिकली मोर और लेस सब एक ही चीज़ है, वेरिएशन अलग है, नाम अलग हैं, बट कहानी एक है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो है इरेगुलर पीरियड्स। और एक मिथ है काफ़ी बड़ी कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओ, आपने खुद ही देखी स्टार्टिंग किया है कि मिथ है, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ये बिल्कुल मिथ ही है। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से हमारा पेन कम होता है। जो लड़कियां रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं या स्पोर्ट्स खेलती हैं, उनको कंपैरेटिवली पीरियड्स में पेन कम होता है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स आते हैं, द यंग गर्ल्स हु कम, उनको हम बोलते हैं कि बी एक्टिव, बट वन शू डजंट फिट ऑल। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स है तो आप जाओ और एक्सरसाइज करो, बट इफ़ यू वांट टू, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कि पीरियड्स हैं तो ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है कि अब पीरियड्स है तो घर में बैठो, यू कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स, यू कैन नॉट डू एक्सरसाइजेज। इफ़ यू वांट यू गो हैड, सो पीरियड शुड नॉट बी स्टॉपिंग यू, बट ऐसा भी नहीं है कि पीरियड्स हैं तो गो एंड डू दी एक्सरसाइज। ठीक है। और एनी पर्टिकुलर डाइट और फूड दैट वन शुड और नीड टू ईट ड्यूरिंग द पीरियड्स, और क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भी है? नथिंग लाइक इट, दे आर मोस्टली द मेथ्स कि ये खाओ या वो पियो या इसको खाने से ये गर्म है खाना, ये ठंडा है खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईट गुड, ईट हेल्दी, ईट न्यूट्रिशियस, दैट्स इट। अगर आप अनेमिक हैं बिकॉज ऑफ टू मच ब्लड लॉस, तो ऑब्वियसली आयरन रिच डाइट हम बोलते हैं, बट आयरन रिच डाइट भी आप सिर्फ पीरियड्स के दौरान नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आप नॉर्मली बेटा आयरन रिच डाइट लो, राइट? सो पीरियड्स इज़ नॉट अ टैबू एनी मोर, है ना? ऐसा नहीं है आपको घर पे बैठना है या यही खाना है। यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ द वे यू वांट इट टू बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टीनेज गर्ल्स के पेरेंट्स के तरफ से पूछता हूँ मैं कि जब टीनेजर्स के पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो कब उनको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? अगर आपकी बेटी है और उसको 15 इयर्स की एज तक पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं, या फिर उसको 8 ईयर से पहले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, या इनिशियल हम कहते हैं कि फ़र्स्ट 2 इयर्स पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर हो सकते हैं, लेकिन पीरियड स्टार्ट होने के बाद 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी पीरियड्स इरेगुलर हैं, या फिर पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं और वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 2 से 10 दिन का, 7 दिन का, जो मैंने आपको बताया कि नहीं अब 10 डेज़ हो गए हैं, 15 डेज़ हो गए हैं, फिर आप इतना घर पे वेट ना करें, आप जाके मिल लीजिए डॉक्टर को। मोस्टली अगर हम ये भी कहें कि डॉक्टर को मिलके नेगेटिव ही आएगा फाइंडिंग्स या अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा, तो भी मुझे लगता है कि एक रीअश्योरेंस कि चीज़ें सब सही हैं, आपके बच्चे को भी एक कॉन्फिडेंस देता है जब वो एक बिल्कुल न्यू स्टेज में जा रही है, और जब उसको ये समझ में आता है कि हाँ मैं डॉक्टर को मिल ली हूँ और मेरे साथ कुछ अब नॉर्मल नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन विद मी, तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने पीरियड्स को डील कर सकती है एंड शी कैन मूव ऑन इन लाइफ एंड स्कूल। जो पीरियड पेन होता है उसको इग्नोर करने में स्ट्रेंथ है, ये कितना सही है, गलत है?
ये तो बिल्कुल ही मुझे लगता है मिथ भी नहीं बोलना चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सिली कमेंट। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है अपने 20 इयर्स एक्सपीरियंस में। लॉट मेनी टाइम्स यू नो द गर्ल्स इन 20s एंड 30s कि मैम मम्मा ने या दादी ने सबने यही बोला है कि पीरियड्स में दवाई नहीं खानी है, दवाई की आदत पड़ जाएगी। दवाई कोई कैंडी थोड़ी है, टॉफ़ी थोड़ी है जो टेस्टी लग रही है और आदत पड़ जाएगी। हमें आदत नहीं पड़ती, लेकिन हमें सिखाया ये जाता है कि दवाई नहीं खानी चाहिए, अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, या फिर दवाई खाएँगे तो आदत पड़ जाएगी। ये दोनों ही गलत बातें हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैंने देखा है लड़कियाँ टॉलरेट करती रहती हैं, जब वो आती हैं कि डॉक्टर बहुत दर्द होता है एंड आई आस्क कि आप दवाई लेते हो? नहीं डॉक्टर, दवाई तो मम्मा ने मना किया है। सो प्लीज़ ऑल द गर्ल्स दे शुड टेक मेडिसिन। आप अगर महीने में 2 या 3 दिन पेन किलर्स लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर कि कोई और इशू नहीं है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये बोलना कि पीरियड पेन तो नॉर्मल है, हम भी सहते थे, तुम भी सहो, देयर इज़ नथिंग गुड विद इट। हमें अपने पुराने टाइम से अच्छी आदतों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, अपने कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करना है। बट जो चीज़ सही नहीं है उन चीज़ों को छोड़ देना ही स्मार्टनेस है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे से आपने ये बात बोली। आई थिंक एक पॉइंट इसमें कई बार निकल के आया, और हमने जब भी पीरियड की बात करी, पीसीओएस, और आपने भी काफ़ी उस पे ज़ोर डाल के समझाया कि वो कैसे रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली वुमेन्स हेल्थ एंड बॉडी में। तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो हम एक पीसीओडी, पीसीओएस, नाउ पीमॉस पीएमओएस, यस। को डेडिकेट करेंगे। और थोड़ा सा उसको जानने के लिए मैं चाहूँगा, अगर आप एक सरल भाषा में अगर आप हमारे ऑडियंस को समझाएं कि पीमॉस होता क्या है, स्पेशली नाउ विद द रीसेंट नॉमेनक्लेचर, जब उसको पीमॉस बोल दिया गया है, वो किस वजह से हुआ है, और उसका बॉडी पे क्या असर पड़ता है, विमेन बॉडी पे। ओके, सो पीसीओडी, पीसीओ, पीसीओएस, पीएमओएस, काफ़ी बारी पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड आते हैं। नहीं डॉक्टर, पीसीओडी नहीं है, मुझे पीसीओएस है या पीएमओएस है। फॉर अ लेमैन ये सब चीज़ें सेम हैं। अभी तक हम ये मानते चले आ रहे थे कि पीसीओडी जो है वो सिर्फ ओवरी से या हार्मोन से रिलेटेड है। इसका नाम बदल के पीएमओएस किया गया है, जिसका मतलब है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि अब हम ये मान चुके हैं कि पीसीओडी जो है या ये सिर्फ ओवरी से संबंधित नहीं है, ये आपके बॉडी के सारी ही चीज़ों को, सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। सो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डॉक्टर राजीव? इसमें बेसिकली पॉली मतलब मल्टीपल, छोटे छोटे ओवरीज में सिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेशेंट को होता है कि साइकिल्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी बिना दवाई लिए नहीं आते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो यही है। सेकेंड है मेल हॉर्मोन्स। फीमेल बॉडी में भी मेल हॉर्मोन्स होते हैं बट बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ये पीसीओडी या पीएमओएस में थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट कहते हैं डॉक्टर बहुत पिंपल्स हैं, या चिन पे, चेस्ट में थोड़ी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है। हम रिमूव कराते हैं हेयर रिमूव, लेकिन ज़्यादा हो रहा है, लाइक जस्ट लाइक बॉयज़। थर्ड है मेटाबॉलिक कंपोनेंट। मेटाबॉलिक कंपोनेंट क्या कहता है कि एक रिस्क होता है डायबिटीज़ डेवलप होने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, राइट। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ वेट गेन। वेट गेन होने की एक टेंडेंसी होती है, बट ये मैं सबको बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मोटे नहीं हो या वेट गेन नहीं है तो पीसीओडी नहीं हो सकता। पीसीओडी एक लीन पर्सन यानी पतले इंसान में भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट टू सी पीसीओडी मोटे इंसान में होता है। सो पीसीओडी अगर आप देखें तो हमारे हार्मोन्स, हमारा मेल हार्मोन्स, हमारे हेयर फॉल, हमारा एक्ने, वेट गेन, और जब हम प्रेगनेंसी की स्टेज पर आते हैं तो काफ़ी बारी अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स। किसी भी गर्ल को जिसको पीसीओडी या पीएमओएस है, आपको ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, और हो सकता है इनमें से 1, 2 या 3 हो। ठीक है, मतलब हर एक वुमन को, लड़की को, ये अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकता है अपने। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। कई बार हम सुनते हैं कि अगर कोई भी इशू है वो
हार्मोनल इशू है वो पीसीओएस है। ये सच्चाई है इसमें? क्या हर चीज़ पीसीओएस है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसीओएस एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ़ हार्मोन्स इम्बैलेंस का मतलब पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है। हमारे अपने क्राइटेरिया होते हैं ये लेबल करने के लिए कि ये पीसीओएस है या नहीं। अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, उसमें पॉलीसिस्टिक हमारी ओवरीज़ दिखती हैं, है ना? सो इस ज़रूरी नहीं है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इट इज़ नॉट इक्वल टू पीसीओडी। दैट्स ठीक व्हाट है। आई कैन से। और इसको कंट्रोल और मैनेज बड़े आराम से किया जा सकता है, या फिर और ये कभी ऐसा भी होता है कि पीसीओएस है तो वो चला जाएगा, या वो खाली मैनेज करती है कंडीशन है? डॉक्टर राजीव, वी डोंट नीड टू क्योर पीसीओडी। पहली बात तो ये मिसनोमर है, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ कंडीशन जो बहुत कॉमनली 5 में से 1 लड़की में देखने को मिलती है। अगर आपने किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसको ट्रीट करना है। अगर आपको पीसीओडी से होने वाला कोई भी सिम्पटम है तो हमें उसको क्योर करना होता है। अदरवाइज आपको आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं अगर अल्ट्रासाउंड पे, आपको ये नहीं है कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई सिम्पटम हो रहा है तो हम ट्रीट करेंगे। और पीसीओडी का क्रक्स हमेशा लाइफस्टाइल है। आपका वेट आपके राइट हाइट ब्रैकेट में होना चाहिए। जितना आपका हाइट है और उस पे जो एक सही वेट है, अगर आप वो मेंटेन करते हैं, दैट इज़ द मेन क्रक्स। अपार्ट फ्रॉम लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट थिंग। ये 3 चीज़ें हम करते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि गर्ल्स आर वेरी हैप्पी। ओ डॉक्टर, मैंने तो 5 केजीज़ लूज़ किया था एंड माय पीरियड्स हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन टाइम। बट तारीफ़ मेरी हो जाती है। डॉक्टर को लगता है, पेशेंट को लगता है डॉक्टर बहुत अच्छी है, ट्रीट कर दिया पीसीओडी, हाँ। बट इट इज़ एक्चुअली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में? पीसीओडी से होने वाला कोई भी सिम्टम अगर आपको है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है ना, मेल पैटर्न, इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको पहले कभी डायग्नोज हुआ था टीन एज में या यंगर एज में कि पीसीओडी है एंड यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, या आप अपनी शुगर्स ईयरली चेक कराते रहें, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, देन यू शुड गो एंड मीट अ डॉक्टर। कई बार ये एक मिसकंसेप्शन या फिर लेट्स से एक डर है वुमेन के माइंड में एंड जनरली सोसाइटी में, कि अगर पीसीओएस है तो चांस है कि मदरहुड में या फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारी लड़कियों को डर लगता रहता है और वो सोचती रहती हैं कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच नहीं है। पीसीओडी का मतलब ये नहीं है, और ये दोनों ही तरीके से काम करता है डॉक्टर राजीव। बहुत सारी लड़कियों को लगता है मुझे पीसीओडी है इसलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी, और वो कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज़ करते हैं ये सोचकर कि मुझे तो पीसीओडी है डॉक्टर, तो मुझे लगा प्रेगनेंसी नहीं होगा एंड नाउ आई हैव एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो पीसीओडी इज़ नॉट इक्वल टू इनफर्टिलिटी। हाँ, पीसीओडी में अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है एंड इट इज़ वेरी मच क्योरेबल। आजकल हम बहुत सारे ऐसे इश्तिहार देखते हैं कि पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा 30 दिन में, ये दवाई खाओ, ये डाइट फॉलो करो। बहुत सारे ऐसे फैड्स हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? अगेन फैट्स ही हैं डॉक्टर राजीव। मतलब 30 डेज़ में कुछ भी नहीं ठीक होता है। वेरी मच वेरी लेस एक्चुअली पीसीओडी। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमें पीसीओडी को ट्रीट ही नहीं करना है और कोई स्पेशल डाइट भी नहीं। बहुत सिंपल बेसिक हमारी एक्सरसाइजेज, लेस कार्ब्स, एक अच्छी डाइट, आप अपना वेट सही हाइट ब्रैकेट में रखें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, मोस्टली यूल बी गुड। और अगर पीसीओएस कंडीशन जो एक सिम्टोमेटिक चल रही है, तो क्या वो फ्यूचर के लाइफ के बारे में या हेल्थ के बारे में कुछ इंडिकेट करती है? डॉक्टर राजीव, पीसीओडी को हम पीसीओएस का बोलते हैं। डिजीज़ बिकम सिंड्रोम जब इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड विद हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, तो ये एक सिंड्रोम बन जाता है। जहाँ हमारा डायबिटीज़ आ गया, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, वहाँ हमारा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मोटापे का शुरू हो जाता है, हार्ट, ब्रेन, सब कुछ यहीं से कोरिलेटेड है एंड इट बिकम्स अ सिंड्रोम। सो जो भी पेशेंट्स पीसीओडी होते हैं, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि यू विल हैव अ रिस्क ऑफ डायबिटीज़, especially if you have a family history and especially if your weight is not controlled. So future के लिए you need to be careful about your lifestyle, about getting constantly yearly at least a checkup done for sugars at least and blood pressure, the basic checkups. Yes. Very nice. I think this part would probably be the most relieving part of our podcast, because बहुत सारे लोगों के मन में बहुत misconceptions होते I हैं जो आपने agree. बखूबी हटाए। तो एक
मैं कहूँगा बिफोर वी एंड दिस सेक्शन, एक कोई मैसेज रिसेंटली डायग्नोस्ड टीनेज गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए. All right, parents, please don't panic because when you do that, your daughter is going to perceive that. PCOD is certainly not a disease, it's just a condition. She will fly, she will have her wings. Let her do that. Just go and meet a professional. Don't diagnose yourself through these social media or anything. अब हमने जब PCOS के बारे में बात कर ली है, हम अगले वाले अपने सेक्शन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही, जैसे हम इस पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, मे बी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट होता है कई लोगों के लिए, फर्टिलिटी, राइट, कंसीव करना. सो पहला क्वेश्चन है, और ये स्पेशली इंडियन कल्चर में नहीं, आई थिंक ये ग्लोबल कल्चर में होगा कि शादी होते ही द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब कब Baby पेरेंट्स कब बनोगे, होगा? बेबी कब होगा. तो इसको बढ़ाते हुए आई थिंक हम जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि जो फर्टिलिटी है, क्या वो खाली विमेन हेल्थ इशू है या मेंस हेल्थ इशू भी है? अब आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ही आउटडेटेड हो गया डॉक्टर राजीव. ये तो हम सभी अब जान चुके हैं कि बोथ मेन एंड वुमेन दे बोथ नीड टू कम फॉर अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. खाली लेडी के होने से तो बेबी नहीं हो सकता है ना, मेल भी पार्टनर चाहिए. सो दोनों का ही ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और दोनों के ही टेस्ट रिक्वायर्ड हैं. बिल्कुल. लेकिन आज भी सोसाइटी के बहुत सारे वर्ग हैं जहाँ पे पहला जो उंगली उठती है या डाउट जाता है वो, और क्वेश्चंस जाते हैं, वो जाते हैं विमेन पे. अगर प्रेगनेंसी में ज़रा सा भी डिले हो या बाई चांस अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ अ वेरी सैड स्टेट, अगर मिसकैरेज हो जाए. दैट्स वेरी ट्रू डॉक्टर राजीव. चाहे हम कितना भी अवेयरनेस इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि बच्चे का जेंडर माँ पे नहीं डिपेंड करता है या प्रेगनेंसी जो है सिर्फ औरत का काम नहीं है, लेकिन आज भी जहाँ ये अवेयरनेस नहीं है या जहाँ लोग ये बात मानने को नहीं तैयार हैं, वो नहीं तैयार हैं, जो कि हमें ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज़. द डेमोग्राफी इज़ सच. लेकिन इसके लिए मतलब ये सच नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं कि इसमें दोनों का ही इक्वल रोल है, दोनों का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, दोनों का टेस्ट होना ज़रूरी है. दैट्स ट्रू. स्पेशली with the way society is heading, हम जैसे एक नए दौर में जा रहे हैं, जिसमें अब women and girls वो भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर करियर बना रहे हैं, अपना काम अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है वो थोड़ी से कुछ साल आगे बढ़ गई है. और बहुत सारे लोग काफ़ी लेट रियलाइज़ करते हैं, शादियाँ भी लेट हो रही हैं, और वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अब टाइम है प्रेगनेंसी का, और कई बार उसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है. तो कितना असर पड़ता है, कितनी इसमें सच्चाई है, और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर राजीव, इसमें दोनों ही बातें हैं. 35 इज़ द न्यू 25. आज के टाइम में इन अ प्लेस लाइक गुड़गांव बहुत इजीली हमें प्रेगनेंसीज 35 लेट 30s में देखने को मिल रही हैं. इट्स वेरी कॉमन बिकॉज अब लेडीज़ दे आर गेटिंग मैरिड एट 30, 32, 34, और उसके बाद वो एक बारी सेटल होते हैं. दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट एट 36, 37, 38. सो ऐसा नहीं है कि लेट 30s में प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, बहुत कॉमन है और हो भी रही है. लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं एक IVF और इनफर्टिलिटी का रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. जब कोई भी फीमेल एक पैदा होती है, उनका एक अंडा बनने का जो रिज़र्व है, एक एग की जो रिज़र्व है, वो कांस्टेंट रहता है, एक प्रॉपर एक नंबर है. तो जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है, उसी तरह से ये जो एग बनने की कैपेसिटी है और जो क्वालिटी ऑफ एग है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है. सो डेफिनेटली वो एक रोल प्ले कर रहा है इन द रैपिडली राइजिंग रेट ऑफ इनफर्टिलिटी और IVF प्रेगनेंसीज, वी कैन से. अब मान लीजिए जो अर्बन इंडिया या अर्बन कपल है, अगर किसी को प्रेगनेंसी स्टार्ट करनी है तो उन्हें क्या क्या टेस्ट का ख्याल रखना चाहिए और क्या उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? Most important, they should go and meet the gynecologist. One, and usually उस checkup में apart from asking their genetic history and getting a basic test done, basic health check में we want to know कि कोई pre-existing medical disorders हैं क्या जिनको हम ठीक कर सकते हैं, कोई genetic disorders हैं क्या. She needs to go on certain supplements, especially the folic acid, ताकि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो. इसके अलावा हर पेशेंट को एक बारी जाना इसलिए भी ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन एज डॉक्टर राजीव. द टेस्ट आर एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एज. ये इन एन अर्बन सेटअप
वी आर गेटिंग टू सी दिस ऑफन कि अब पेशेंट तब नहीं आता जब वो प्रेग्नेंट है. दे कम एंड दे से डॉक्टर वी आर हियर बिकॉज वी आर प्लानिंग प्रेगनेंसी 3 years 3 months फ्रॉम नाउ और 6 months फ्रॉम नाउ. सो इसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें वो आके अपनी हेल्थ ऑप्टिमाइज कराते हैं. अपार्ट फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप, दे शुड स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग स्पर्म और एग दोनों की ही क्वालिटी को अफेक्ट करता है. दे शुड गो इन फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल, लाइक अ गुड न्यूट्रिशियस फूड and definitely some exercises. They should lose the weight if they are overweight. All these things, they help in a good quality of sperm and egg both. अगर प्लानिंग करके अगर थोड़ा सा भी ट्राई करके ज़रा सा भी लेट होता है, बिकॉज एज जैसे आपने भी कहा कि मिड 30s है मान लीजिए, Yes. तो सबसे पहले आजकल लोगों का आसपास सोसाइटी में पेरेंट्स बोलते हैं आईवीएफ ट्राई कर लो. क्या हर एक इंसान को आईवीएफ की ज़रूरत है? नहीं डॉक्टर राजीव, दिस इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. आईवीएफ ऐसे ही किसी का नहीं किया जाता है. आईवीएफ करने के कारण होते हैं. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कारण क्या है, एंड वी ट्रीट द कॉज. हर कारण का ट्रीटमेंट अलग है. सो आईवीएफ हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है. फर्स्ट वी इन्वेस्टिगेट, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है वहाँ पे आईवीएफ कराया जाता है. ये क्वेश्चन एक छोटा सा हस्बैंड्स के लिए है कि वो सबसे बड़ा सपोर्ट कैसे बन सकते हैं एक वुमेन के लिए. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी प्रेगनेंसी चेकअप्स या प्री प्रेगनेंसी चेकअप्स होते हैं, दे शुड टेक आउट टाइम एंड कम विद द लेडी. बिकॉज मैंने देखा है जो पेशेंट खुद अकेले आई होती है वर्सेस जो अपने हस्बैंड के साथ आती है, दे फील वे मोर सपोर्टेड. दे फील कि हाँ, हम इसमें दोनों इकट्ठे हैं. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को लगता है कि मैं अकेले इस चीज़ को फोर्स कर रही हूँ और समथिंग. सो पहली बात, आप उनके साथ चेकअप्स के लिए ज़रूर आएँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर सपोर्ट. पहले आप दोनों हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एंड देन बेबी विल कम इन योर लाइफ. आई हैव सीन द स्ट्रेस गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप. वो नहीं होना चाहिए. टू गेट प्रेगनेंट, आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप, एक डिस्टेंस, वो नहीं बढ़ते जाना चाहिए. द वुमेन शुड फील दैट यू आर ऑलवेज देयर. So you need to support the wife at every point possible. Being there is the most important thing. And yes, you can give her gifts. Nobody minds that. बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट Yes, ये सबसे बहुत important ज़रूरी है. है. Yes. थैंक यू. आई थिंक विद दैट बड़े अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग हुई एंड हाउ वी स्टार्टेड विथ प्यूबर्टी पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी. इसके बाद आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है एक वुमेन की ज़िंदगी में, विच इज़ मेनोपॉज. I agree. एंड उसके अराउंड स्पेसिफिकली अभी, क्योंकि जो हमारी जनरेशन थी जिनके साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन्स या सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ, अभी वो लोग सब 40+, 45, 50 की एज ब्रैकेट में जाते जा रहे हैं, विच इज़ लेट्स से प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉजल एज. अभी अवेयरनेस उसके अराउंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उसके अराउंड चल रहे हैं, सर्विसेज चल रही हैं. तो सबसे पहले एक डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज बिफोर वी गो इनटू द स्पेसिफिक्स. Okay, so menopause is not men pausing, it is your menses pausing. Pausing मतलब रुक जाना, है ना. So जब हमारा पीरियड 6 months to 12 months नहीं आता है, we declare it as menopause. 2 महीने आपका पीरियड नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको menopause है. अगर आपको 6 months to 12 months पीरियड कंसेक्यूटिवली बराबर से नहीं आता है, तो हम आपको डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको menopause हो गया है. एवरेज एज 50 years, 48 to 52 years, लेकिन ये वेरी कर सकता है. किसी को जल्दी भी हो जाता है 45, और किसी किसी को 55 तक भी चल सकता है. मेडिकली मेनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम्स लोगों को धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली जस्ट बिफोर मेनोपॉज इज अबाउट टू हिट. सो 2-3 साल पहले आपके पीरियड्स जब स्टॉप होने वाले होते हैं, मेनोपॉज से 2-3 साल पहले के पीरियड को हम क्लाइमेक्ट्रिक, प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, बहुत नामों से जाना जाता है. सो बेसिकली देखिए, एक सिंपल सी बात है, पीरियड्स स्टॉप होने जा रहे हैं. सो इनिशियली आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. इरेगुलर मतलब पहले अगर 5 दिन आता था, तो धीरे धीरे कर करके वो कम हो जाएगा. 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन आएगा. पहले अगर महीने के महीने आता था, तो अब 2 महीने, 3 महीने तक नहीं आएगा. सो
दिन और साइकिल्स दोनों ही कम होते जाएँगे, है ना? सो पहले अगर महीने के महीने आ रहा था, अब कम-कम साइकिल्स आ रहे हैं, कम दिनों के लिए रह रहा है और धीरे-धीरे करके वो बंद हो जाता है। सो सबसे पहला हमारा पीरियड्स, ठीक है? और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेवी पीरियड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेनोपॉज़। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हेवी पीरियड्स में 1-1 साल घर पे बैठे हुए होते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है और उनको लगता है कि नहीं डॉक्टर मुझे लगा मेनोपॉज़ होगा इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि पीरियड्स कम होना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड जो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इट इज़ हॉट फ्लैशेस, है ना? बहुत गर्मी लगना, अचानक से बहुत पसीना छूटना, दिस इज़ वेरी कॉमन। मूड स्विंग्स बहुत होना, आपको वजाइनल ड्राइनेस रहना, ये सब वजाइनल ड्राइनेस ज़्यादातर पीरियड्स ओवर होने के बाद पोस्ट मेनोपॉज होता है। प्री मेनोपॉज मेजरली इट्स हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, वेट गेन, एक पियर शेप्ड ओबेसिटी हम बोलते हैं कि वेस्ट और हिप्स पे मेनली वेट गेन होना। तो ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ, ज़्यादा खा भी नहीं रही हूँ बट वेट गेन होते जा रहा है। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स जो हमें मेनोपॉज से पहले हो सकते हैं। नींद में भी कुछ बदलाव आता है? स्लीप चेंजेस हर किसी, और ये ज़रूरी नहीं है सारे सिम्टम्स आपको रहेंगे, आपको हो भी सकता है और नहीं भी। नींद में भी कोई कोई पेशेंट कहता है डॉक्टर बिल्कुल नींद नहीं आती है। और इसके साथ हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं या इम्बैलेंसेस हैं रादर, उसकी वजह से भी कुछ कुछ मूड स्विंग्स वगैरह होते मूड हैं? स्विंग्स हो सकते हैं डॉक्टर राजीव, लेकिन अगर आपको टू मच डिप्रेशन हो रहा है, डोंट लेबल इट अगेन टू प्री मेनोपॉज। यू शुड गो एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। ज़रूरी नहीं है कि ये प्री मेनोपॉज हो। एचआरटी या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है या आप इंडिविजुअलाइज करके जिनको सिम्टम्स ज़्यादा है या जिनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए अप्लाई नहीं करते नहीं, हैं? एचआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोनल टैबलेट्स हैं जिनको बहुत सोच समझ के आफ्टर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन ही दिया जाता है। इट इज़ नॉट गिवन टू एवरीबडी और हर किसी को ज़रूरत है भी नहीं। मेनोपॉज का सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज सब कुछ वुमेन अकेले ही गुजर रही है, एंड आई एम श्योर अभी तक का पॉडकास्ट मेन के लिए भी इक्वली इंफॉर्मेटिव रहा होगा कि दिस इज़ ऑल दैट अ वुमन गोज थ्रू इन वन लाइफ टाइम। मैन खाली उसको एज अ पार्टनर या बस देखते हैं, फील करते हैं मे बी इन देयर माइंड्स, बट अ वुमन इज़ गोइंग थ्रू दैट इंटायर चेंज इन द बॉडी, मेंटली, फिजिकली। इसमें फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट होता है मेनोपॉज के टाइम पे? I heard it somewhere, Dr. Rajiv. You treat her like a queen and she will make you the king. So, if you keep the lady of the house happy, and it has to be a healthy, physically and mentally both. आपका होना, आपके कुछ थोड़े थोड़े सपोर्ट, जस्ट ये बोल देना अरे तुम तो मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं तुमको, या ये तो मेनोपॉज हो रहा होगा, इट टेक्स हर डाउन। अगर आप उसको फिजिकली और मेंटली सपोर्ट करते हैं तो शी कैन टेक केयर ऑफ द होल हाउस होल्ड। और अगर वो डाउन होगी तो पूरा घर नहीं संभल सकता। शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस। सो मुझे लगता है कि घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का रोल होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, एंड इन टुडे सिनेरियो हम सबको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि इफ़ योर स्पाउस और इफ़ योर मॉम इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज, तो आप हर चीज़ को लेबल नहीं कीजिए कि अच्छा मेनोपॉज हो रहा होगा तो नॉर्मल है। माइट बी शी नीड सम प्रोफेशनल हेल्प, और माइट बी शी जस्ट नीड सम गुड वर्ड्स, or might be you can just get her a cup of tea or coffee or something like that, just to make her at peace or calm down a little bit. That might help. Perfect. I think this is fantastic. We've spoken about the different stages of, women's health, in very crisp manner. एक I think last बहुत important point है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो बंडल करके बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स में मिलते हैं, लेकिन बिकॉज जो वुमेन की बॉडी है और उसकी हेल्थ है वो इन स्टेजेस की वजह से अलग अलग दौर से गुजर रही है एक ही लाइफ टाइम में, तो क्या स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं जो अ वुमेन थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेजेस शुड डू फॉर अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? Okay, so most important, we all know prevention is better than cure, है ना? सो काफ़ी बारी लोगों को लगता है कि वाई इज़ डॉक्टर सजेस्टिंग मी अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशन वाइड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। बट व्हेन यू टेल अ पेशेंट कि आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ले लो, तो पेशेंट को लगता है मुझे कोई इशू नहीं है, वाई इज़ डॉक्टर सजेस्टिंग अ वैक्सीनेशन। सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, दिस इज़ टू मेक इट श्योर कि आगे ना हो। सो प्रिवेंशन में वन इज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, जो सबको लेना चाहिए आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ एज।
till 45 years of age, you should be taking something that can protect you from something as big as a cancer. सो ये आप ज़रूर लें. सेकेंड इज़ अ पैप स्मीयर टेस्ट, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ये जानने के लिए कि कहीं आपको सर्वाइकल कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस पर तो नहीं है. 21 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक की एज के बीच में आप रेगुलरली जब आप गायनी के पास जाएंगे, दे विल टेल यू टू गेट इट डन वंस इन 3 ईयर्स. 35 ईयर्स की एज के बाद एक मैमोग्राफी आपको वंस इन 3 ईयर्स ज़रूर कराना चाहिए टू रूल आउट ब्रेस्ट कैंसर. You can go and meet your gynae once in a year to understand the breast examination. हर लड़की को अपना खुद का breast examination आना चाहिए. बेसलाइन आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं ईयरली, और डॉक्टर से जाके समझ सकते हैं कि what is normal and what is abnormal. बाकी सारे विटामिन्स जो रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो भी ज़रूरी है. डिपेंड करता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त चेक कराएं. अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट डॉक्टर विल एडवाइज यू. अगर हैबिट कोई अडॉप्ट करनी हो वुमेन को थ्रू ऑल हर स्टेजेस ऑफ लाइफ, कोई एनी पर्टिकुलर 5 हैबिट्स जो आप बोलेंगे कि ये करोगे तो आप हेल्दी और मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहोगे? Okay, so first प्रायोरिटाइज योर सेल्फ गर्ल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूरा घर चलाएं, सब कुछ चलाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें हर उम्र पर. चाहे आप यंग हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप मेनोपॉजल हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें. सेकंड, अ गुड एक्सरसाइज रेजिम. हर टाइम पर हमेशा कुछ वक्त ज़रूर निकालें. टाइम नहीं मिलता ऐसा नहीं कहें, हाफ एन आवर निकाल सकते हैं. थर्ड, a good diet, that is very very important. Fourth, you should know when to go and meet your gynecologist. And fifth and most important is pamper yourself. You should know when to go out with your girls friends, when to go out to the parlor, when to pamper yourself with some gifts or something, or flowers, whatever. Have a good friend circle. This is very important for your mental health, very very important, and most neglected in most of the women. वेरी ब्यूटिफुली पुट. आई थिंक ये 5 पॉइंट अगर वुमेन स्पेशली हमारी फ्रेंड्स, मदर, वाइफ्स, सब लोग अगर अच्छे से करें तो आई थिंक दे विल बी They're रियली हैप्पी. sorted, yes. Sorted. And I think this leads us to the next segment, which is mental health for a woman, because this is quite a lot in one lifetime and men can only imagine. But थोड़ा सा आप बताएंगी कि मेंटल हेल्थ पे एम्फेसिस कितना इम्पोर्टेंट है. जैसे हमने लास्ट सेगमेंट में देखा कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ है वो भी सुपर इम्पॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी हो जाए या आप किसी कंडीशन से आपको सिम्टम्स आए तो आप कोई उसके लिए एक्शन लें, बट आपको प्रिवेंटिव चेकअप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ का भी इक्वली ध्यान देना है. सिंपली पुटिंग सिमिलरली, डू वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो? Mental health is most important, Dr. Rajiv. I'm getting to see schoolgirls dealing with depression. That was not the era like 15 years back or 20 years back. Now we get to see schoolgirls battling depression, eating, stress eating, putting on weight, landing up in irregular cycles. So finally they turn to a doctor not because they had mental health issues. They turn to the doctor because cycles irregular hai. But the root cause is your mental health. So, and I get to see a lot of women in, their perimenopause. They say, I have a loving husband, kids are settled, I am doing a fab job professionally, but I don't know, I feel very lonely, I feel like crying and everything. And still, अभी भी ये दिस इज़ अ टैबू कि नहीं साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाना है, मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ. सो टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प, दैट्स अ बिग स्टेप. और आज भी इवन हमारी अवेयर पॉपुलेशन को भी ये स्टेप लेना बहुत बड़ी चीज़ लगती है. दे कीप ऑन स्टम्बलिंग, दे डोंट टेल ईदर देयर पार्टनर और देयर फैमिली मेम्बर्स की हम स्ट्रगल कर रहे हैं, and they don't have that kind of a support system. And sometimes even with the support system आपको लगता है आपके घर में हर कोई सपोर्टिव है, बट आपको लगता है कि अननेसेसरी मेरे को बहुत लो मूड रहता है, आई फील लाइक क्राइंग, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, मुझे पूरा दिन ऐसे लगता है लेटे रहो, कुछ काम नहीं करो. That's the sign you should go and meet either a psychologist or a psychiatrist. It is no more a taboo. That's a proper branch of medical sciences. You should go and take professional help. It really does help. परफेक्ट. आई थिंक वही प्रॉब्लम जैसे आपने बताई कि जब फिजिकल पेन होता है या कुछ आपको सिम्टम होता है तो आप चले जाते हो डॉक्टर को, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए नहीं जाते मेंटल हैं. हेल्थ के लिए. एंड ऑल्सो जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार बोल दिया जाता है कि कल तक ठीक हो जाओगे,
अरे बहुत छोड़। बारी ये हमारे साथ भी ऐसा होता था, ये सिर्फ फेज़ है, जैसे डिलीवरी के बाद। पोस्टपार्टम ब्लूज़ या पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ अ प्रॉपर एंटिटी, एक बीमारी है। लेकिन जो पेशेंट्स अपने बच्चे को उठा भी नहीं रही हैं, वो रो रही हैं, दे आर डीलिंग विद डिप्रेशन, उनको बोल दिया जाता है बजाय डॉक्टर के पास लेकर जाने के, अरे नहीं, अचानक से अभी नई-नई माँ बनी हैं, हमें भी था, इसे समझ नहीं आ रहा है। एंड दीज़ पेशेंट्स दे सफ़र एक्चुअली, दे सफ़र अ लॉट। जो कि प्रोबेबली आप शायद एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, एक ओपिनियन लें तो आपकी लाइफ मच बेटर हो सकती है। And especially because nowadays women are wearing a lot of different hats. पहले majority of the work that women would do is household का होता था ये सब. अभी because career is also becoming equally important and जो कंधे से कंधे मिला के women and men are working, जिसमें ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं women के पास करने के लिए, I think उसमें support भी ज़्यादा चाहिए. But at the same time, क्योंकि burnout भी होगा इससे, because this is a lot of added sudden changes, in couple of few years, in the last few years, as compared to thousands of years of evolution. उसमें बर्नआउट तो होगा ही, लेकिन बर्नआउट और जो नॉर्मल टायर्डनेस है उसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? टायर्डनेस वो है जो आप कहें कि मैंने 1 घंटा लेट्स से बेबी अपनी मम्मा को दे दिया या हस्बैंड को दे दिया, आई लाई डाउन एंड आई फेल्ट फ्रेश। बर्नआउट वो है आप पूरा दिन लेटे पड़े हैं और उसके बाद भी यू जस्ट डोंट फील लाइक गेटिंग अप, यू आर नॉट रेडी टू डू एनी वर्क। वी आर लिविंग इन डिफ़िकल्ट टाइम्स डॉक्टर राजीव, हमारा सिस्टम अभी बहुत बीच में है। कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज्ड आधे हो गए हैं, एज इन ऑल द वुमेन मोस्टली आर वर्किंग, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडियन सिस्टम भी चल रहा है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ स्टिल बीइंग डन बाय द इंडियन वुमेन ओनली। चाहे वो प्रोफेशनल जॉब करती है लेकिन घर के काम उसी से ही एक्सपेक्टेड हैं करना। देयर कम्स द बर्नआउट, जब उससे ये उम्मीद की जाती है कि नहीं वो मम्मा बनी है तो बेबी भी उसको देखना है, घर के काम भी उसको देखने हैं और ऑफिस भी उसको देखना है। देयर कम्स द बर्नआउट। आई थिंक एक पॉइंट आपने स्टार्ट किया था बोलना, बट उस पर मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा आजकल सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी दिखता है, और रियलिटी में भी, बिकॉज वुमेन हैज़ गॉन थ्रू सो मच in such a small short time, and suddenly there is so much happening, physically, mentally, in the social environment, and sometimes women are unlucky that maybe the support system is इज़ not that नॉट। strong enough. तो वो कब किसको कितना ध्यान रखना चाहिए? So Dr. Rajiv, whosoever patient comes to me, मैं 8th 9th इनफैक्ट 7th मंथ से आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम। आई टेल देम कि अपना एक इको सिस्टम बनाइए जहाँ पे आपके पास आपकी कुक, आपकी प्रोफेशनल हेल्प्स, आपकी मेड्स, लेट्स से आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉज आके रहने वाले हैं तो भी अब उनकी एज है, यू नीड अ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, है ना? तो आप अपना कुक, अपनी मेड्स अपना अभी से करना शुरू करो जब बेबी नहीं है। नाउ यू कैन मेक योर ओन सिस्टम। सो टेक हेल्प। वन, नेवर एवर थिंक कि नहीं मैं मदर इन लॉ को नहीं बोल सकती या हस्बैंड को नहीं बोल सकती। स्पीक अप, से कि नहीं मैं थक गई हूँ, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। वन, टेक हेल्प। सेकेंड, नेवर गोइंग फॉर परफेक्शन, never going for perfection. You should not think that I have to do everything myself. Take help, never going for perfection. और जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, it is taking you down, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप यू आर अनेबल टू इवन गेट अप, आप अपने बच्चे का मदरहुड भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, you better go and take professional help, even if that means कि नहीं nothing, let's say the diagnosis come कि nothing is abnormal, it's not postpartum blues, it's just tiredness, but still going and talking to a professional will help you in some ways or the other. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. एक क्विक मैसेज फॉर हस्बैंड, फैमिली, एंड मे बी द एम्प्लॉयर. All right, dear husbands, please treat your wives nicely. They are the ones who are going to take care of your whole household. The employers, please be gentle to your employee because at the end of the day, she is working a hell lot on both the parts. And family members, आप सब उसको सपोर्ट करोगे तो वो सारा फैमिली को संभालेगी, अकेली ही पूरी फैमिली को संभालेगी, बट थोड़ा थोड़ा सब लोग सपोर्ट कीजिए, इट विल बी अ बिग हेल्प. अब हम ये सारी कंडीशंस से निकल के, विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, एक सेक्शन करेंगे मिथ्स एंड फन फैक्ट्स पे. तो मैं Okay. आपको सेंटेंस बोलूँगा, आपको क्विकली बताना है कि वो सही है गलत है, डन. एंड मे बी कुछ शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि क्यों गलत है. ओके ठीक है. सो पहला है, पीरियड्स
पेन तो हर लड़की को होता है, इसलिए टॉलरेट करना चाहिए। मिथ, टॉलरेट ना करें, डील इट विथ मेडिसिन और इंजेक्शंस और अ डॉक्टर्स ओपिनियन। शादी या प्रेगनेंसी के बाद पीसीओएस या पीमोस ठीक हो जाता है। अगेन अ मिथ, पीमोस ठीक नहीं होता, आर सिम्टम्स मे गेट बेटर आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट। बर्थ कंट्रोल पिल्स फ्यूचर में इनफर्टिलिटी कर देती हैं। सबसे बड़ा मिथ, प्लीज़ डू गो हैड विद द बर्थ कंट्रोल पिल्स, डोंट लैंड अप इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। अबॉर्शंस ज़्यादा हार्मफुल हैं। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर कर सकते हैं, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होते हैं। नॉट एट ऑल, बहुत सारे कारण होते हैं। प्लीज़ गो एंड मीट द डॉक्टर। मेनोपॉज के बाद लाइफ में सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स ही होती हैं। मेनोपॉज के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, जब बच्चे सेटल होते हैं और आपने बहुत सारा काम कर लिया है, और नाउ इट्स द टाइम टू शाइन, नाउ इट्स द टाइम टू पैम्पर योरसेल्फ। वाइट डिस्चार्ज हमेशा इन्फेक्शन का साइन होता है। अगेन नो, अगर वाइट डिस्चार्ज में इचिंग है, फाउल स्मेल है, उसका कलर वाइट के अलावा येलो, ग्रीन, पिंक है, देन इट इज़ अब नॉर्मल। अदरवाइज थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज सब फीमेल्स को होता है एंड इट्स नॉर्मल। एक हेल्थ हैबिट जो हर वुमेन को आज से शुरू कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज। सिंपल, इजी एंड डूएबल। एक सिम्टम जिसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेवी पीरियड्स। पीसीओएस या नाउ पीएमओएस मैनेज हो सकता है। एब्सोल्युटली। हार्मोनल इम्बैलेंस ऑनलाइन सर्च करें या डॉक्टर के पास जाएं। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऑनलाइन कोल्ड विल टेक टू कैंसर, देन यू हैव टू डील विद इट। गो टू अ डॉक्टर, प्रिटी डॉक्टर होगी तो और भी बेटर है। पीरियड पेन कितना नॉर्मल है? अगर माइल्ड है, आप काम कर पा रहे हैं, देन इट्स ओके, अदरवाइज गो टू अ डॉक्टर। हर वुमेन को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। Yes, mandatory. You need a gynae for life. The gynae is not only for delivery or pregnancy. You need one gynae that you need for lifetime at every stage of your life. एक अंडररेटेड फूड वुमेन्स हेल्थ के लिए। Underrated food. फूड टाइप भी हो सकता है। Iron rich diet, I would say, since we are bleeding. एक मिथ जो आप चाहते हैं लोग मानना बंद कर दें। Periods के पेन में दवाई मत खाओ, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। Please don't do this. वुमेन्स हेल्थ को एक सेंटेंस में डिफाइन करें। Women's health is something that make you physically and mentally calm and happy and make you feel well. That's it. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि, दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, एंड नॉट जस्ट मेडिकली, बट आपने जितनी सेंसिटिवली और इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन को डिस्क्राइब करते हुए समझाया है, आई एम श्योर लॉट ऑफ अस वुड टेक इट होम, एंड दिस पॉडकास्ट वुड नॉट जस्ट हेल्प वुमेन बट मैन इक्वली। एक लास्ट मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं तो। Okay, so the message would be for everyone, be it men or women. आपके घर में कोई भी है, please support the women in your family. The women, you should please prioritize yourself and go and visit the doctor whenever the need be. Don't keep on delaying it. थैंक यू सो मच डॉक्टर। Most welcome. Thank you so much for taking me here on this podcast. Thank you so much. मैं हूँ डॉक्टर राजीव, एंड वीव जस्ट फिनिश्ड अ फैंटास्टिक पॉडकास्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ, जो कि हम सब की जानने की ज़रूरत के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं या सन हैं, और आपके लाइफ में मदर, डॉटर, मदर इन लॉ, कोई भी वुमेन किसी भी रिलेशन में फ्रेंड है, तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर उसके साथ शेयर करें। हमारा जो शो है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसमें जो भी हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।